आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिंध्या राजीव हूँ। मैं कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सक हूँ। यह लेक्चर वेंटिलेटर प्रबंधन के निरीक्षण की श्रृंखला में पहला है। इस लेक्चर में हम अपना ध्यान कोविड-19 रोगियों के लिए उच्चतम प्राथमिक वेंटिलेटर सेटिंग तय करने पर केंद्रित करेंगे और मेरे साथ डॉक्टर बेन लिडक्विस्ट होंगे, जो मेरी तरह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सक हैं। आपका स्वागत है, बेन। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। वेंटिलेटर का प्रबंधन काफ़ी विस्तृत विषय है, तो हम आज किस विषय पर चर्चा करेंगे? इस लेक्चर के बाद हम चाहते हैं कि आप पहले नंबर पर रोगी में नली लगाने के पहले उपकरण और नलिका प्रवेशन, इंट्यूबेशन के बाद वाली शांतिका करने वाली औषधियों को तैयार रखें। दूसरे नंबर पर कोविड-19 रोगियों के लिए उचित प्राथमिक वेंटिलेटर सेटिंग चुनें। और तीसरा, अपने आकलन के आधार पर निर्धारित करें कि कौन सी वेंटिलेटर सेटिंग को देखना और ठीक करना है। ठीक है, हमें बताइए कि इसे कैसे करना चाहिए। यदि आप नली लगे हुए रोगी के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार हैं, तो प्रबंधन के कदम नलिका प्रवेशन, इंट्यूबेशन के पहले शुरू होते हैं। इस अनुभाग में हम उन विशिष्ट कदमों के भी देखेंगे जिन्हें रोगी में नली लगाने के पहले उठाना चाहिए। नलिका प्रवेशन, इंट्यूबेशन के पहले सारी तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है। यह जितनी की जाए कम होती है। मैंने एक चिकित्सक को रोगी में नली लगाते हुए देखा, लेकिन रोगी को वेंटिलेटर से जोड़ने के उपकरण या शांतिका करने वाली औषधि तैयार नहीं थी। इसके कारण समस्याएं हुईं। नलिका प्रवेशन, इंट्यूबेशन के पहले कौन सी तैयारियां हो जानी चाहिए? हम शुरुआत वेंटिलेटर को रोगी से जोड़ने की नली की तैयारी से करेंगे। यह एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉनिटर है। यह नली से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की निगरानी करता है। हम इसका इस्तेमाल अंतःश्वसनीय नली के सही स्थापन को निश्चित करने के लिए करते हैं, श्वासनली में न कि भोजन नलिका में। इसे वेंटिलेटर ट्यूबिंग से इस प्रकार जोड़ा जाता है। यदि आपके अस्पताल के पास एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉनिटर नहीं है, तो आप CO2 कलरीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो CO2 पकड़ने पर बैंगनी रंग से पीला हो जाएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का CO2 मॉनिटर नहीं है, तो आप नली के स्थापन को एक्स-रे, नली के घनीकरण और सांस की आवाज़ों से निश्चित कर सकते हैं। याद रखें कि कोविड-19 आर्ज वाले रोगियों में सांस की आवाज़ सुन पाना मुश्किल होता है। अब जब हमने एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉनिटर को वेंटिलेटर ट्यूबिंग से जोड़ दिया है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है हमारे द्वारा वेंटिलेटर ट्यूबिंग से जोड़े एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉनिटर पर फिल्टर लगाना। यह फिल्टर रोगी से वायरल कणों को वेंटिलेटर ट्यूबिंग में जाने से रोकता है और वायरल कणों को वेंटिलेटर हटाने के वक्त कमरे में फैलने से रोकता है। जब आपने फिल्टर को इस तरह एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉनिटर से जोड़ लिया हो, आप वेंटिलेटर चालू कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें ऊर्जा है और वो इस्तेमाल के लिए तैयार है। अगर आपके पास फिल्टर न भी हो, तब भी वायरस को फैलने से रोकने के तरीके हैं। अगर मुमकिन हो तो अंतःश्वसनीय नली लगने के तुरंत बाद अंतःश्वसनीय नली को वेंटिलेटर से जोड़ें। बैग वाल्व मास्क का उपयोग न करें, क्योंकि बैग वाल्व मास्क से वेंटिलेटर पर जाने से वायरल कण हवा में फैल सकते हैं। जब आपको रोगी को वेंटिलेटर से हटाने की ज़रूरत हो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, तो वेंटिलेटर ट्यूबिंग को रोगी के पास कसने के लिए हीमोस्टैट का इस्तेमाल करें। नली के ऊपर मेडिकल टेप बांध, जहां नली के कटने को रोकने के लिए हीमोस्टैट को कसा जाएगा। यह बहुत अच्छा उपाय है। जब वेंटिलेटर और संलग्न वस्तुएं लगा दी गई हैं, शांतिका करने के बाद वाली औषधियों को खींचने और उन्हें तैयार करने को सुनिश्चित करें। शांतिका करने के बाद वाली औषधि को नलिका प्रवेशन, इंट्यूबेशन के तुरंत बाद देना होगा, ताकि बीच में ऐसा वक्त न हो जब रोगी होश में आ जाए और नली को चबाना शुरू कर दे, या इससे भी बदतर, नली को निकाल दे। हमने अब, यदि उपलब्ध है, तो एंटाइडल मॉनिटर को लगा दिया है और वेंटिलेटर ट्यूबिंग पर वायरल फिल्टर लगा दिया है। और हमने शांतिका करने के बाद वाली औषधियों को खींचकर निकाल रखा है। डॉक्टर अब रोगी में नली लगा सकते हैं। इस अनुभाग में हम डॉक्टर के अंतःश्वसनीय नली लगाने के बाद वाले विशिष्ट कदमों को देखेंगे। अंतःश्वसनीय नली लगाने के बाद सबसे पहला अत्यावश्यक कदम है यह सुनिश्चित करना कि नली श्वासनली में है। यदि आपके पास एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 मॉनिटर नहीं है, तो हम इसे एंड टाइडल CO2 तरंग को मॉनिटर पर देखते हुए करेंगे। वो ऐसा दिखना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें कि जब रोगी की हृदय गति रुक गई हो और उन्हें उचित छाती संपीड़न नहीं मिल रहा, तो एंड टाइडल CO2 अंतःश्वसनीय नली के श्वासनली में होने के बावजूद तरंग नहीं दिखाएगा। इसके अलावा एंड टाइडल CO2 पठन अंतःश्वसनीय नली के दाहिनी श्वसनी में होने और केवल दाहिने फेफड़े को वेंटिलेट करने पर भी साधारण दिख सकता है। एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉनिटर के इस्तेमाल के साथ साथ फेफड़ों की आवाज़ सुनने और छाती के एक्स-रे को लेना न भूलें। आइए अब प्राथमिक वेंटिलेटर सेटिंग पर चर्चा करते हैं। यदि हम इसे सुगम करें, तो वेंटिलेटर ऐसी मशीन है जो रोगी में हवा डालती है। हमें वेंटिलेटर को यह बताना होता है कि इसे कब और कैसे किया जाए। पहला कदम है असिस्ट कंट्रोल सेटिंग चुनना। असिस्ट कंट्रोल सेटिंग में वेंटिलेटर एक निर्धारित गति से हवा देता है और जब भी वेंटिलेटर रोगी के सांस खींचने को शुरू होते देखता है। इस स्क्रीन पर यह दोनों तरंगें वेंटिलेटर द्वारा दी गई सांस का प्रतिनिधित्व करती हैं। दबाव तरंग पर नकारात्मक झुकाव तब होता है जब रोगी सांस लेने वाला होता है। वेंटिलेटर इसे महसूस कर लेता है और रोगी में हवा भेजने से सहायता देता है। अगला सवाल है रोगी को कितनी हवा देनी चाहिए। यदि हम बहुत कम हवा देते हैं, तो जैसा देखा जा सकता है वैसे फेफड़े ढंग से फूलेंगे नहीं। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा हवा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो फेफड़ों को हानि पहुँच सकती है और रोगी को न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। लक्ष्य है इस तरह हर सांस के साथ हवा की सही मात्रा देना। रोगी को हर सांस के साथ दी गई हवा की मात्रा को टाइडल मात्रा कहा जाता है। और कोविड-19 रोगियों के लिए आदर्श टाइडल मात्रा या हर सांस के साथ दी गई हवा आदर्श शारीरिक वजन के 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम होती है। इस बात पर गौर करें कि सिंधिया ने आदर्श शारीरिक वजन के 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम कहा है। एक व्यक्ति का आदर्श वजन उनकी लंबाई पर निर्भर करता है। फॉर्मूला हैंडआउट में दिया जाएगा। लेकिन उदाहरण के तौर पर एक आदमी जिसकी लंबाई 175 सेंटीमीटर है, उसका आदर्श वजन फॉर्मूला के आधार पर 70 किलोग्राम है। तो इस आदमी के लिए आदर्श टाइडल मात्रा 8 मिलीलीटर गुणा 70 किलोग्राम होगी, जो कि उसका आदर्श वजन है, और यह हर सांस के साथ 560 मिलीलीटर होगी। हमने तय किया कि रोगी को कितनी हवा या टाइडल मात्रा देनी है। इसके बाद हम तय करेंगे कि सांस कितनी जल्दी या किस गति से देनी है। यह श्वसन दर है। यदि श्वसन गति बहुत धीमी है, तो रोगी को पर्याप्त सांसें नहीं मिलेंगी। यदि बहुत तेज है, तो रोगी को बहुत ज़्यादा सांसें मिलेंगी। एक उपयुक्त श्वसन गति निर्धारित की जानी चाहिए। यह है 16 सांसें प्रति मिनट। तय करने की अगली सेटिंग है पीईपी, सकारात्मक अंत श्वसन दबाव। आज वाले लोगों में फेफड़ों में कृपिका, जो गुब्बारे जैसी होती हैं, सांस लेने के वक्त फूलती हैं और सांस छोड़ते वक्त सिकोड़ती हैं और हवा निकाल दी जाती है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पीईपी के बगैर एल्वियोली सांस छोड़ते वक्त सिकोड़ जाती हैं। लेकिन यदि वेंटिलेटर पीईपी प्रदान करता है, तो एल्वियोली पूरे वक्त खुली रहती हैं। सही मात्रा की पीईपी का इस्तेमाल करने का बहुत फ़ायदा है। जब एल्वियोली पूरे वक्त खुली रहती हैं, तो इससे ऊतकों को बार बार खुलने बंद होने से कम हानि पहुंचती है। इसके अलावा एल्वियोली के खुले होने से गैस का आदान प्रदान बेहतर होता है। हमें किस पीईपी से शुरुआत करनी चाहिए? हम शुरुआत 8 के पीईपी से कर सकते हैं। तय करने की आखिरी सेटिंग FiO2 है, या प्रेरित ऑक्सीजन का अंश। यह निर्धारित करता है कि हर सांस के साथ कितनी ऑक्सीजन दी जा रही है। नलिका प्रवेशन इंट्यूबेशन के बाद प्राथमिक FiO2 को 100% पर तय किया जाता है। अब हम एक वीडियो दिखाएंगे जो प्रदर्शित करेगी कि इन सेटिंग को वेंटिलेटर पर कैसे तय किया जाता है। वेंटिलेटर का मॉडल और घुंडी का स्थान आपके वाले से अलग हो सकते हैं, लेकिन यह एक उदाहरण है। प्राथमिक सेटिंग तय करने के और रोगी को वेंटिलेटर से जोड़ने के बाद प्लेटो दबाव की जांच करना ज़रूरी है। प्लेटो दबाव आपके सांस लेने पर वायुमार्ग पर दबाव की मात्रा होती है। आप चाहेंगे कि यह पानी के 30 सेंटीमीटर से कम हो ताकि फेफड़ों की चोट, न्यूमोथोरैक्स और अन्य जटिलताओं से बचाव हो सके। और यह इस वीडियो में दर्शाया गया है।
यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि प्लेटो दबाव की जांच कैसे की जाती है। आपके वेंटिलेटर पर एक बटन होगा जिस पर नी, श्वसन, इंस्पिरेटरी होल्ड लिखा होगा। आपको इस बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखना होगा, इस तरह। कुछ सेकंड के बाद प्लेटो दबाव डब्बे में दिखेगा। हमने नलिका प्रवेशन इंट्यूबेशन के पहले और नलिका प्रवेशन इंट्यूबेशन के तुरंत बाद के कदम और प्राथमिक वेंटिलेटर सेटिंग के बारे में बात करी है। इस अगले अनुभाग में हम सीखेंगे कि रोगी की अनुक्रिया के मुताबिक वेंटिलेटर की सेटिंग को कैसे बदला जाता है। यदि रोगी प्राथमिक वेंटिलेटर सेटिंग पर सुव्यवस्थित है, तो वेंटिलेटर पर होने के 10 मिनट बाद धमनी रुधिर गैस या एबीजी क्रियान्वित करें। हम हैंडआउट में साधारण एबीजी मूल्य की एक टेबल समावेश करेंगे। यह टेबल आपको असामान्यताओं को ठीक करने के तरीके दिखाती है। यदि PCO2 असाधारण है, तो आपको या तो टाइडल मात्रा के साथ या अलावा श्वसन गति को ठीक करना होगा। यदि PCO2 बहुत ज्यादा है, तो टाइडल मात्रा के साथ या अलावा श्वसन गति को चार्ट के अनुसार बढ़ाना होगा। यदि PO2 असाधारण है, तो आपको FiO2 या पीप को ठीक करने की ज़रूरत होगी। उदाहरण के लिए, यदि PO2 बहुत ज़्यादा है, तो Fi02 के साथ या अलावा पीप को चार्ट के अनुसार कम करें और विपरीततया, वाइस वर्सा। यदि रोगी FiO2 और पीप बढ़ाने के बाद भी अल्पऑक्सीयता, हाइपोक्सिया से पीड़ित है, तो आप रोगी को प्रोन आसन में रखने पर विचार कर सकते हैं। रोगी को प्रोन आसन में रखने की बात की चर्चा और कार्यान्वित करना टीम के जैसे एक साथ करना चाहिए। हैंडआउट में एक लिंक है जो दर्शाता है कि रोगी को प्रोन आसन में कैसे रखना होता है। निरीक्षण के लिए अब आप एक नलिका प्रवेशन इंट्यूबेशन के पहले उपकरण और नलिका प्रवेशन इंट्यूबेशन के बाद वाली शांतिका करने वाली औषधि को तैयार कर सकते हैं। 2 कोविड-19 रोगियों के लिए उचित प्राथमिक वेंटिलेटर सेटिंग चुन सकते हैं और 3 निर्धारित कर सकते हैं कि आपके आकलन के अनुसार कौन सी वेंटिलेटर सेटिंग को देखना और ठीक करना है। हमें अपना ज्ञान देने के लिए आपका धन्यवाद, बेन। बिल्कुल, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। और हैंडआउट को डाउनलोड करना न भूलें। अपना ख्याल रखें।